वेलकम स्टूडेंट, वापस से आपका स्वागत है अपने खुद के चैनल, आपके चैनल, हमारे चैनल द सोशल साइंटिस्ट पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट ईयर्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसके साथ एग्जाम्स की तैयारी को हम मजबूती दे पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला चैप्टर, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कब हुआ था? तो बहुत ही आसान सवाल और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था बेटा जून 1992। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पर स्थित है, कहाँ सिचुएटेड है? ब्राजील में। नेक्स्ट, एजेंडा 21। एजेंडा 21 का जो कॉन्सेप्ट था कौन से समिट में लाया गया? अर्थ समिट। कौन सा अर्थ समिट? जिसके बारे में हमने जस्ट पढ़ा है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जून 1992 जो ब्राजील में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जहां से सवाल पूछा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूज वाइजली रिसोर्सेज, यानी जो हमारे अर्थ पर जो रिसोर्सेज मौजूद है उन रिसोर्सेज का वाइजली डेवलपमेंट करना, वाइजली यूज करना, जिससे हमारी नीड भी कंप्लीट हो जाए और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम हमारे रिसोर्सेज को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। आगे देखते हैं बेटा, बात आती है रिसोर्सेज प्लानिंग स्टेप्स, यानी रिसोर्सेज के प्लानिंग के स्टेप्स क्या क्या है जिससे हम दुनिया के रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विंग, निरीक्षण के द्वारा, मैपिंग, उन्हें चिन्हित करने के साथ, क्वालिटिव, यानी कौन सी क्वालिटी के हैं, किस गुणवत्ता के हैं और किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। फिर अच्छी प्लानिंग स्ट्रक्चर के साथ कि आगे चलकर हम उसका किस तरीके से यूज कर पाएंगे ये चीज। उसके बाद टेक्नोलॉजी का कैसे हम यूज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में स्किल और प्लान्स, स्किल्स कि किस तरीके से हम इंजीनियर्स को वहाँ पे सेट करेंगे, इंजीनियर्स के द्वारा हम किस तरीके से रिसोर्सेज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल्स, सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि इंडियन सॉइल्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया है और उनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो बेटा 6 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 6 टाइप्स है। तो अच्छे से देखना। एल्यूविलियल ब्लैक, एल्यूविलियल जलोढ़ मृदा, ब्लैक काली मृदा, रेड एंड येलो लाल पीली मृदा, एरिड जिसको हम बोलते हैं शुष्क, लेटेराइट और माउंटेन सॉइल। ये ऐसी सॉइल्स है जो हमारे भारत देश के अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती है। आगे हम चलेंगे बेटा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये एक बुक है, ये एक बुक है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है स्कूमेचर। क्या नाम है? स्कूमेचर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। आगे, ब्रूट लैंड कमीशन रिपोर्ट, ब्रूट लैंड कमीशन रिपोर्ट। अब ये कमीशन रिपोर्ट कब आई थी? 1987। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर ये सवाल आता है कि ब्रूट लैंड कमीशन रिपोर्ट क्यों आई थी, इसका क्या रीजन था, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ब्रूट लैंड कमीशन रिपोर्ट जो 1987 में आई थी उसमें सबसे पहले कौन से कॉन्सेप्ट को यूज किया गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। कौन से कॉन्सेप्ट को यूज किया गया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखें आप। आगे हम चलते हैं। इंडिया फिजिकल, यानी भारत को ये जो हमारी भौगोलिक भूमि है उसमें कौन सा मेजर पार्ट है, कौन सा छोटा पार्ट है? ये देखिए, 43% प्लेन यानी मैदान पाए जाते हैं हमारे भारत देश में, 30% माउंटेन पाए जाते हैं और 27% प्लेच्यूज पाए जाते हैं यानी पठार पाए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे पहले चैप्टर के। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ जाते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी हमारे पास जो फ्लोरा एंड फौना पाई जाती है, जानवर पाए जाते हैं, उनका संरक्षण है हम कैसे कर सकते हैं। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित होता है बेटा, कब इनेक्ट होता है? 1972 में। आगे, प्रोजेक्ट टाइगर, हमारा जो नेशनल एनिमल है टाइगर, धीरे धीरे उसकी जो डिजिट है उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है।
जो स्टार्टिंग में हमारे पास टाइगर 55,000 थे, अब वो घट के कितने हो चुके हैं 1827। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ भी रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था 1973। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कि इंडिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो ध्यान में रखना है बेटा, 3 टाइप्स है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास। रिजर्व आरक्षित, प्रोटेक्टेड सुरक्षित या रक्षित, और अनक्लास यानी अवर्गीकृत। आगे बात आता है बेटा रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट को और भी नाम से जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट। और ये परमानेंट फॉरेस्ट भारत में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है? 75% पाया जाता है। अब भारत सरकार अकेली तो कुछ नहीं कर सकती, तो कम्युनिटीज के साथ उन्होंने काफी सारे कैंपेन लॉन्च किए। अब जिसमें चिपको मूवमेंट जो कहाँ चलाया गया था? हिमालय रीजन में। बीच बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया गया था? टिहरी उत्तराखंड में। आगे हम बात करते हैं JFM, जी हाँ, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार कब लेके आई थी? 1988। और कौन सा फर्स्ट स्टेट था जो जिसने इसको लागू किया था? वो था उड़ीसा। ठीक है बेटा। अब ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या था कि इसमें गवर्नमेंट तो काम करेगी, लेकिन उसको किसका सपोर्ट चाहिए था? कम्युनिटी का। आमतौर पर वो कम्युनिटी जो कि जंगलों के आसपास रहती थी, ताकि सरकार का एक टारगेट था कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, कम्युनिटी के साथ मिलकर हम हमारे फॉरेस्ट की सुरक्षा कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। आगे देखिए बेटा, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस मिशन को चलाया गया, और इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि हर रूरल हाउस होल्ड यानी जो गांव के इलाके हैं, प्रत्येक घर में 55 लीटर पानी रोजाना दिया जाएगा, यानी डेली आपके घर में पानी आएगा। अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि हमारे भारत के एक ग्रेट लीडर थे, ग्रेट किंग थे, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। उन्होंने अपने टाइम पीरियड में डैम्स, बांधों का निर्माण करवाया था, लेक्स, झीलों का निर्माण करवाया था, और भारत के अंदर एक बहुत ही अच्छा इरिगेशन सिस्टम को लॉन्च किया था। 14वीं सेंचुरी में एक होजखर्स टैंक का निर्माण किया गया था। कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में। सवाल ये पूछा जाता है कि होजखर्स टैंक का निर्माण दिल्ली में तो करवाया गया, लेकिन इसका जो पानी था, इसका जो वाटर था, कहाँ पर यूज किया जाता था? तो बेटा ध्यान में रखना, आगरा। कहाँ यूज किया गया? आगरा। तो आगे हम पढ़ते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का यूज क्यों किया जाता है? वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई के लिए, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ नियंत्रण के लिए, रिक्रिएशन पुनः निर्माण के लिए, और फिश ब्रीडिंग यानी मछलियों की अलग अलग प्रजातियों के प्रयोग करने के लिए। अब बात आती है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, JL नेहरू। अब टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ये किसके लिए यूज हुआ है? डैम्स के लिए। डैम्स का मतलब क्या होता है बेटा? बांध। आमतौर पर आपने बांध देखे होंगे, हमारे राजस्थान में भी राणा प्रताप सागर, बिसलपुर बांध, ऐसे काफी सारे डैम सिचुएटेड है। तो डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? JL नेहरू, यानी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आगे हम बढ़ेंगे सरदार सरोवर डैम, यानी सरदार सरोवर बांध का निर्माण कहाँ किया गया है? कौन सी नदी के ऊपर किया गया है? तो नर्मदा नदी के ऊपर। और ये कौन से स्टेट में है? गुजरात। तो आगे हम पढ़ेंगे कि तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को अपने पूरे स्टेट में क्या कर दिया है बेटा? कंपलसरी कर दिया। यानी वहां के हर घर को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी पानी वर्षा के द्वारा आपको प्राप्त होता है, रेन के थ्रू प्राप्त होता है, आपको उसे क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है बेटा? मेघालय। इसमें बांस के द्वारा पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे
जो आज हमने याद किए हैं इन फैक्ट्स को आप रिवाइज कीजिएगा और कुछ नए चैप्टर्स कल हम पढ़ेंगे नए वीडियो के साथ, जो कुछ आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे और आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।